हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे बात की थी, स्टीरियो आइसोमरिज्म की बात की थी, उसमें हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बताया था आपको। ठीक है, साथ ही साथ में हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड, साथ ही हमने बताया था कि कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और जो डीएल नॉमेनक्लेचर है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, कि कैसे हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू डीएल सिस्टम और आरएल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसके बारे में हमने बात की थी। दोस्तों, ये तो था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको लगेगी, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि तीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगी, एक तो लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में, एक थर्ड सेमेस्टर में, एक लगेगी आपको फोर्थ सेमेस्टर में। हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हैं विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में लगेगी। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था स्टीरियो आइसोमरिज्म, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, दोस्तों, ये जो पिछला ये सारा चैप्टर था, ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होते हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जब भी मैं कोई भी अपनी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा पहले यही होता है कि मैं पहले सारा सिलेबस लिखता हूँ कि भी ये जो सिलेबस जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसके बारे में, ताकि भी आपको पता चले कि हम इस वीडियो में किस किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आज हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का अकॉर्डिंग टू सिस, ट्रांस, ईजेड और सिन और एंटी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो नेमिंग देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को, वो उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म ऑफ एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे। यहाँ पर ऑट्रॉप आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बाइफिनाइल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। चलिए वीडियो को अब बढ़ाते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आइसोमरिज्म क्या होते हैं कि भी आइसोमर्स कोई भी कंपाउंड, एक कह सकते हैं कि ऐसी कार्बन कॉपी है, जैसे एक कंपाउंड है, उन दोनों की कह सकते हो कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट उनकी जो दो मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है ना। ये जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम आइसोमरिज्म बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब होता है, स्टीरियो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि ये स्पेस में हम बोलते हैं। जो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ क्या कहते हैं कंपाउंड विच इज डिफरेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड का सेम होगा, बट उनका जो स्पेस में उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। और क्यों होगी वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट? क्योंकि उनका जो स्पेस में 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे हमने मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने यही बताया है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टू कंपाउंड इज सेम एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ड्यू टू द ओरिएंटेशन मतलब जो मॉलिक्यूल का और अरेंजमेंट है, इन जो 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होने के कारण उनकी जो है जो स्ट्रक्चर चेंज होती है। ठीक है ना। ये मतलब जो 3D अरेंजमेंट होगा जिसके कारण उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है किसी भी जो स्टीरियो आइसोमरिज्म कंपाउंड की। जो हम पढ़ेंगे इसके बीच में, हम आज स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे। पहले हमें स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या पढ़ा था, स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमने ऑप्टिकल पढ़े थे, अब हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किन कंपाउंड की होती है? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होती हैं। ठीक है ना। एक रोटेशंस होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती है, एक फ्री रोटेशन होती है। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस को डील करती है। ठीक है, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है कि ये डील करते हैं रिस्ट्रिक्टेड, जैसे मैंने आपको बता दिया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कुछ कंडीशन भी है कि ये डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन में, या कार्बन सल्फर में, या कार्बन नाइट्रोजन में। और साथ ही साथ इसमें जो है वन कंपाउंड विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड बी द सेम। उसने बोला कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर होगा, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, एक मॉलिक्यूल इसका जो है सेम होना चाहिए। और जो इनकी रोटेशंस है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो था इसके बारे में।
हाँ, सो उसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में आपको बता देते हैं। हाँ, सो उन्होंने बताया है आइदर देयर इज अ नो डबल बॉन्ड इन द साइक्लिक कंपाउंड, कहता है कि जो ये साइक्लिक रिंग होती है इसमें कोई डबल बॉन्ड, बट द रोटेशन शुड बी द रिस्ट्रिक्टेड। सो आइदर देयर इज अ नो डबल बॉन्ड इन द साइक्लिक कंपाउंड, कहता है कि ये जो साइकिल इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, बट जो रोटेशन होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे ये है दोस्तों, इसमें ये जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये मैंने कार्बन को डिनोट किया है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। सो 3 कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। सो आप वैलेंसी चेक कर सकते हो। सो ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, आपको यहाँ भी हाइड्रोजन कंसिडर करके चलें, ठीक है। सो क्या कहते हैं, ये कार्बन ये देखिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन, इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि एक इधर होगा और 3 ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सो इसमें क्या है कि भी ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ये नॉट शो द ज्योमेट्रिकल है, बिकॉज कहता है इसमें कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। सो इसलिए ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहे, क्योंकि हमने जो कंडीशन पढ़ी थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, और इनके मैंने बताया था कि जो जो 2 कंपाउंड होंगे वो शुड बी द सेम, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लगे होंगे वो शुड, ये जैसे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इथाइल इज C2H5 है, ठीक है ना। सो यहाँ पर और यहाँ पर C2 और H5, इसके साथ आप 5 लगा भी सकते हो, 1 ये 1 2 3 और यहाँ भी हो गया, ठीक है। सो 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी आप कर सकते हो, ठीक है। 1 2, ये 1 2 और इसमें 3, ठीक है, और एक 4, ठीक है। सो ये इसका क्या कहते हैं, ये इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी आप कार्बन कर सकते हैं, यहाँ पे भी। सो इसमें 2 लग जाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाए, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ पे भी आप लगाएंगे और ये और यहाँ पे भी, ठीक है। और साथ ही साथ 1 2 और 3 एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। सो ये इसका क्या कहते हैं, यहाँ भी थाइल ग्रुप है, यहाँ भी थाइल ग्रुप है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक तो डबल बॉन्ड होने चाहिए, साथ ही साथ जो है इनके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सेम ग्रुप लगे होने चाहिए, यहाँ इथाइल है यहाँ। सो इधर अगर थर्ड की एग्जाम्पल करें तो ये क्या है, प्रोपेन है, यहाँ भी प्रोपेन लगा, पर यहाँ पर इथाइलिन लगा है। प्रोपेन कैसे है, ये देखो, मिथ इथ प्रोप, ठीक है। सो इथाइलिन C2H5 है। सो क्या कहते हैं, ये लगा है, ठीक है, इथाइल लगा है C2H5। सो यहाँ पर देखिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ प्रोपेन है या इथाइलिन है, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। सो इसकी बात करते हैं। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, साथ ही इधर क्या लगा हुआ है, इसको हमने मतलब ये डायग्राम को हमने इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर दिया, मैंने ऊपर हाइड्रोजन लगा दिए, ये जो हाइड्रोजन इसके साथ, सो इसके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है कि हाइड्रोजन लगे हैं, और एक ये ग्रुप लगा हुआ और एक OH ग्रुप लगा है। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ठीक है। सो ठीक है। सो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नॉमेनक्लेचर, जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का नाम देते हैं, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं। आइदर वी हैव टू गिव द नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म विद सिस एंड ट्रांस सिस्टम, E और Z सिस्टम, और सिन और एंटी टाइप, ठीक है। सो जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सिन और ट्रांस वही देंगे जिनके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सेम ग्रुप लगे होंगे, ये देखिए सेम ग्रुप लगे हैं, ठीक है। वो अगर सेम ग्रुप क्या कहते हैं ऑन द इन द सेम साइड लगे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे सिस बोलेंगे, ठीक है। अगर सेम ग्रुप ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन पे लगे, डिफरेंट प्लेन पे लगे हैं, ये देखिए यहाँ पर कोई ग्रुप है, ये ए नहीं है, मैंने जस्ट एक इसको सपोज करे कि एक कोई ग्रुप लगाया है, लाइक इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगाया, अगर ये डिफरेंट प्लेन पे आ रहे हैं हाइड्रोजन तो उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। सो अब इसकी एग्जांपल करते हैं। सो इन्होंने बताया कि जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लगे हैं वो सेम प्लेन पे लगे हैं, बट इन्होंने लिखा कि सेम पे है, बट इट इज अ नॉट ज्योमेट्रिकल। मैंने बोला था कि भी जो इस तरह के मतलब सेम इधर इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो एक इधर कार्बन के लगा होना चाहिए। सो ये जो है हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आप ये इसको हम ना तो सिस बोलेंगे ना हम इसको ट्रांस बोलेंगे, क्योंकि हमने बोला था जो ग्रुप सेम प्लेन में लगे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सिस बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो एटम शुड बी इन द सेम प्लेन, इट इज सिस। सो इफ द एटम इज ऑन द डिफरेंट प्लेन देन इट इज कॉल्ड द ट्रांस, ठीक है। सो ये था पहला।
अगर हम इसके बाद ये देखो, ऑपोजिट प्लेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लगे इसे ट्रांस बोलेंगे, सेम प्लेन में लगे तो सिस बोलेंगे। सो ये तो सिस और ट्रांस का हो गया। अब ई एन जेड की बात करें तो ई एन जेड का क्या है कि उसमें इसकी कोई कंडीशन है कि भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जो भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं उसकी रिस्ट्रिक्शन रोटेशन है, सो इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। और जो जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो ग्रुप लगे होंगे जो वो ठीक है, वो सारे ही डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो और इनमें बोला है गया है कि भी हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एटम ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है, उसको हम ई कंसीडर करेंगे। और जो दूसरा इन्होंने बोला है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एटम ऑन द सेम साइड, उसको जेड बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल है, सो इसमें देखिए सारे डिफरेंट लगे हुए हैं। वन ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये CH3 मिथाइल लगा, मतलब ये अल्कोहल ग्रुप होगा। सो इसके डिफरेंट हैं। अगर तो डिफरेंट ग्रुप जो इन द कह सकते हो आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में डिफरेंट प्लेन में लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में बोलेंगे, तो उसे हम ई बोलेंगे, ठीक है। अगर क्या कहते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में डिफरेंट ग्रुप तो लगे हुए हैं, अगर सेम प्लेन में होंगे तो उसे हम जेड बोलेंगे, ठीक है। सो ये चीज याद रखिए कि अगर कार्बन कार्बन डबल जैसे सिस और ट्रांस का था, सेम ही इनका ई और जेड का भी है। अगर सेम में लगे होंगे तो उसमें हम सिस बोलते थे। इसमें हम क्या है, अगर सेम प्लेन में लगे होंगे, पर उसमें हमने बोला था कि सेम जो है कि भी सेम एटम लगे होंगे, यहाँ पर डिफरेंट एटम होने चाहिए इन केस ऑफ द ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन ये डिफरेंट होने चाहिए ग्रुप, पर अगर डिफरेंट प्लेन में लगे हैं तो उसे हम ई बोलेंगे, ई बोल देंगे, ई टाइप बोल देंगे। अगर क्या कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सारे डिफरेंट लगे अगर सेम प्लेन में, तो उसे हम जेड साइड जेड टाइप बोलेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर की कॉन्फ़िगरेशन को। एक और एग्जांपल की तौर देखते हैं, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये देख सकते हो, ये OH और यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, ठीक है ना। सो इसमें जो डिफरेंट सारे डिफरेंट है, ये देखिए, ये इधर ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट है, ठीक है ना। सो सारे डिफरेंट लगे हैं। सो इसमें क्या है कि भी कार्बन कार्बन ये कौन से प्लेन पे है, ऑपोजिट प्लेन में। तो हमने क्या बोला था, जो ऑपोजिट प्लेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में डिफरेंट सारे तो लगे हैं, और क्या कहते हैं ऑपोजिट प्लेन में होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर अगर तो कोई कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में डिफरेंट सारे होंगे, बट क्या कहते हैं अगर सेम साइड पे होंगे वो ग्रुप, तो उसे हम क्या बोल देंगे, जेड है, ठीक है, जैसे हमने पीछे बात की थी, ठीक है। ये देखिए ये अगर सेम प्लेन में लगे हुए हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन डबल। हाँ सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मैंने प्रायोरिटीज की बात नहीं की। जो हमने पहले क्या करना है कि हमने इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ले लेनी है। सो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। इधर ये भी प्रायोरिटी, पहले हम उनको प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद उनकी नेम करेंगे, ठीक है ना। सो इनमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ये इसमें डिफरेंट ग्रुप तो लगे हैं, और इनका हमने देखा कि ये दोनों की प्रायोरिटी सेम है। सो ये डिफरेंट प्लेन पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। सो इसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जो ग्रुप लगे हुए हैं वो इनमें हमने देखा कि इसकी मतलब हमने वो कर लिया, इसको प्रायोरिटी दे दी। हाँ, इस प्रायोरिटी क्लोरीन की 35 है, ठीक है ना, इसकी भी ब्रोमीन की भी है। सो ये इन द सेम प्लेन पे लगे, तो ये कौन सा है, ये Z है, ठीक है। सो इसकी भी हम देखते हैं कि भी ये देखिए, इसको हमने ये सेम डिफरेंट साइड में लगे हैं प्रायोरिटी वाइज ये ग्रुप, ठीक है ना। सो इसकी भी प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है ना, हाईएस्ट जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है ना। सो इसका भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये भी हाईएस्ट प्रायोरिटी पर, ये डिफरेंट प्लेन में लगे, इसका नाम ई। इसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी भी प्रायोरिटी इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा और इस ग्रुप की प्रायोरिटी भी ज्यादा है। सो ये कौन से हैं, सेम प्लेन में, इसको हम बोलेंगे जेड, ठीक है। सो सिन और एंटी के बारे में बात करते हैं। सिन और एंटी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन और नाइट्रोजन होना चाहिए, और साथ में नाइट्रोजन के लोन पेयर भी होना चाहिए। सो इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज याद रखना कि ज्योमेट्रिकल का जो क्या कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही होंगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमने पढ़ी हुई थी कि जो क्या कहते हैं ये दो तरह की रोटेशन होती है। एक तो होती है जिसमें मतलब सारे ग्रुप जो लगे होते हैं वो हर जगह, मतलब अगर लेट अस सपोज यहाँ पर ये आ जाता है, ये सारे मतलब अगर तो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वो सिंगल सिंगल में बॉन्ड में आएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर जैसे ये A है, B है, ये C है और ये D है, ठीक है ना। अगर तो ये A इधर आ जाता है और या A इधर आ जाता है, या ये C इधर D इधर आ जाता है, या C इधर आ जाता है, इसे बोलते हैं, ये है क्या कहते हैं, ये रोटेशन कौन सी होती है, ये फ्री रोटेशन होती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, उसमें कभी भी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिकल और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है इसमें रिस्ट्रिक्टेड ही आएंगी, ठीक है ना।
इनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होंगी, ठीक है। सो इसमें आ जाता है। सो इसमें हमने ये भी बता दिया कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। इसमें एक ये चीज़ है कि जो हम सिन और एंटी का करेंगे, इसमें जो नाइट्रोजन के साथ जो है लोन पेयर भी होना चाहिए, ठीक है। सो ये नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर लगा है, सो हमने ये भी बता दिया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, ठीक है। सो हम इसकी नेमिंग करते हैं, कंडीशन है। सो ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेम पे लगे हुए हैं, और साथ ही एक लोन पेयर है। अगर सेम जो एटम लगा हुआ है इन द डिफरेंट प्लेन, उसे हम एंटी बोलेंगे। अगर सेम पे लगा हुआ है, सेम एटम लगे हुए हैं, तो उसे हम सिन बोलेंगे, ठीक है ना, सिन। इसके बाद यहाँ पर ये ना तो सिन है या ना एंटी है, क्योंकि सारे ही डिफरेंट लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3C2HOOH लगा हुआ है, सो यहाँ पर लोन पेयर लगा हुआ है। यहाँ डिफरेंट होने के कारण यहाँ ना तो ये सिन है, ना ये एंटी है, ठीक है। इस पर भी देख लीजिए। सो इसमें क्या है कि भी जो कार्बन के साथ सारा कुछ तो ठीक है, बट ये देखिए ये हाइड्रोजन जो है जो सेम लगे इन द डिफरेंट प्लेन लगे हैं, तो इसे हम एंटी बोलेंगे। तो अगर हाइड्रोजन जो है क्या कहते हैं, इनमें कोई इन्होंने मतलब प्रायोरिटी नहीं दी, ठीक है ना। सो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड में जो हाइड्रोजन है इन द सेम प्लेन है, और यहाँ पर लोन पेयर भी है, तो इसमें क्या होगा, सिन होगा, ठीक है। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भी ये तो हमने बात कर ली सिस और EZ की, और सिन और एंटी की बात कर ली। अब हम कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर दोस्तों चलते हैं हम ये पेज की तरफ, जहाँ आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने एक कॉन्फिगरेशनल पढ़ा था, एक कॉन्फर्मेशनल पढ़ा था, ठीक है ना। कॉन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल, हम कॉन्फिगरेशनल के अंदर ज्योमेट्रिकल भी हमने पढ़ लिया, ऑप्टिकल भी पढ़ लिया, ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिकल में भी जो ज्योमेट्रिकल में हम पढ़ रहे थे, इसमें हम सिस और ट्रांस पढ़ा, ठीक है। ई और जेड के बारे में पढ़ा, और क्या कहते हैं सिन और एंटी के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है ना, जो इनके कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर करते हैं ज्योमेट्रिकल की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भी ऑप्टिकल की भी हमने एक वीडियो जो स्टार्टिंग में बनाई, आप उसमें देख सकते हैं। इसका RS सिस्टम हमने बताया था और डेक्स्ट्रो और लीवो सिस्टम बताया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कॉन्फर्मेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक कॉन्फिगरेशन होता है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ये आपका सेकंड यूनिट है। अब हम कॉन्फर्मेशनल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्फर्मेशनल की तरफ चलते हैं। तो सो दोस्तों इसमें क्या है कि एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल, जिसमें हमने बता दिया था हमने, ठीक है ना। सो इसमें एक आपको आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिगरेशनल और द कॉन्फर्मेशनल। सो दोस्तों कॉन्फिगरेशनल 2D अरेंजमेंट होता है, वेयर एज द जो कॉन्फर्मेशन ये 3D अरेंजमेंट होगा। इसमें क्या है कि भी सात कार्बन, इसमें हमने सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ा था, जो किसके बीच में पढ़ा था, ये हमने ऑप्टिकल में पढ़ा था, ठीक है ना। सो ये 2D अरेंजमेंट। और इसमें जो हम कॉन्फर्मेशनल पढ़ने जा रहे हैं, ये हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम बेसिकली डील करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसके बारे में मैं बताता हूँ। साथ ही साथ हम रोटेशन के बारे में बताएंगे। आफ्टर द रोटेशन ऑफ द एटम देयर नेम क्या था, जब रोटेशन करते हैं हम किसी भी जो कंपाउंड की, उनका जो नेम डिफरेंट हो जाता है। सो इसमें हम बेसिकली हम क्या किसकी बात करेंगे, यहाँ पर एन ब्यूटीन की बात करेंगे। सो ये कंपाउंड है। सो कॉन्फर्मेशन में, सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ये आता है। सो आप इसके बारे में क्या कहते हैं मतलब देख लीजिए। सो क्या है कि कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस इन एन ब्यूटेन। सो इसमें पहले आएगा कि जैसे ये कार्बन मैंने इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं दोस्तों, मैं लिख देता हूँ न्यूमैन। सो इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना। सो ये इधर मैं देख देता हूँ कि स्पेलिंग न्यूमैन, ठीक है, मैन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन इसकी ऐसी है। सो ये ऐसी है। सो इसमें क्या है कि जो कार्बन हमने ये डॉट वाला है, ये फ्रंट कार्बन होगा, ये बैक कार्बन होगा, ठीक है। सो इसमें हमने बेसिकली क्या है कि इसकी जो 60 मतलब 60 में इसकी ओरिएंटेशन जो है हमने चेंज करनी है, ठीक है ना। सो ये एक पहले ये मैं एन ब्यूटीन की जो स्ट्रक्चर बना ली है, ठीक है ना। सो एन ब्यूटेन है, सॉरी, ठीक है, ब्यूटेन ही है। सो इट्स ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन ही हम बात करेंगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। सो मिथ एक प्रॉप ब्यूट हो जाएगा। सो इसमें हमने इसको बैक कार्बन ले लिया, इसको फ्रंट कार्बन ले लिया। सो इसकी प्रोजेक्शन हमने देखना है कि इसकी जब हमने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे आफ्टर 60 रोटेशंस पे, तो कौन सी हमें क्या क्या मतलब कौन सी रोटेशन मिलती है। सो दोस्तों दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है स्कैटर्ड होता है। स्कैटर का मतलब होता है कि जब कोई भी जो ये लगे हुए हैं ग्रुप्स लगे हैं ये दूर हो जाते हैं। और एक एक्लिप्स होता है। एक्लिप्स में होता है कि जब ये जो ग्रुप लगे हैं ये पास होंगे, ठीक है।
सो ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बता दी है न्यूमैन प्रोजेक्शन की एन ब्यूटेन की। सो अब हम इसकी 60 रोटेशन करेंगे। सो पहले हमने रोटेशन की 60 डिग्री पे, तो ये हमें ये फुली स्कैटर्ड है। फुली स्कैटर्ड मतलब कि हमने ये सारे मॉलिक्यूल क्या है कि फार फार हो गए हैं, सो इसलिए हम फुली स्कैटर्ड बोलेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर बनेगी आफ्टर 60 डिग्री एंगल के बाद चेंज करेंगे तो पार्शली एक्लिप्स्ड हो जाएंगे। एक्लिप्स का मतलब क्या बताया था कि क्लोज। यहाँ देखिए ये पार्शली मतलब प्रॉपर सारे कंपाउंड जो हैं आपस में नहीं जुड़े। सो इसमें कुछ हैं तो इसलिए इसका नाम है पार्शली एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स होता है जुड़े हुए और स्कैटर्ड होता है दूर दूर। ये देखो सारे जो एटम है ये कार्बन के साथ दूर दूर है। सो इसमें कुछ एक्लिप्स मतलब क्लोज और पार्शली मतलब कुछ हद तक कोई कंपाउंड जो है इसके साथ जुड़े हैं। फिर 60 डिग्री की ओरिएंटेशन की तो इसमें है पार्शली स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि दूर। सो कुछ जो कंपाउंड है वो पार्शली स्कैटर्ड है, मतलब सारे कंपाउंड नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े कंपाउंड जो है दूर दूर हैं, ठीक है, पार्शली स्कैटर्ड। और फिर 60 डिग्री में किया तो क्या बन गया, फुली इक्लिप्स। फुली इक्लिप्स मतलब कि सारे इक्लिप्स का होता है पास पास। सो इसमें ज़्यादातर जो एटम है वो पास पास है, इसलिए इसको फुली इक्लिप्स बोला। फिर जो फोर्थ स्ट्रक्चर, इसकी फिफ्थ स्ट्रक्चर आ जाएगी 60 डिग्री चेंज करने में, जो एन ब्यूटेन की। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है पार्शली स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है कि दूर होना। सो इसमें जो कुछ मतलब कुछ कंपाउंड है आपस में दूर दूर हो चुके हैं। फुली हो गया तब जब सारे ही दूर दूर हैं, इसमें कुछ हद तक दूर दूर हैं। फिर लास्ट में हम 60 डिग्री की एन ब्यूटेन की करते हैं ओरिएंटेशन, तो हमें कौन सा मिलता है, पार्शली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स का मतलब होता है कि पास पास। सो कुछ कंपाउंड जो है साथ इसके जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमको पार्शली। सो जब हम एन ब्यूटेन की एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये 5 स्ट्रक्चर जो है बनानी पड़ेंगी, ठीक है। स्कैटर्ड का और एक्लिप्स का मतलब मैंने बता दिया। सो ये पेपर में भी आएंगे दोस्तों। सो आप इसके बारे में ये ना ही लिखें, सो ये चीज़ें के बारे में आप मत ही लिखें, ठीक है। फिलहाल आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्कैटर का मतलब है दूर। सो पहले में फुली स्कैटर्ड, फुली स्कैटर्ड मतलब सारे ही दूर हो गए एटम। सेकंड में जो है पार्शली इक्लिप्स, किस थोड़े जे कंपाउंड जो थोड़े कंपाउंड मतलब थोड़े ज़रा से एटम है वो क्या है साथ साथ जुड़ गए हैं। एक्लिप्स मतलब जुड़ना। सो यहाँ पर क्या है, पार्शली स्कैटर्ड। सो थोड़े थोड़े जो ये कुछ जो एटम थे वो थोड़े दूर हो चुके हैं। फिर उसके बाद ये लिखा है फुली इक्लिप्स के जो ज़्यादातर एटम है वो ज़्यादातर जुड़ गए हैं। फिर उसके बाद ये लिखा है पार्शली स्कैटर्ड के भी कुछ जो कंपाउंड है वो आपस जो है दूर हो चुके हैं। और लास्ट में है कि पार्शली एक्लिप्स के भी कुछ ये जो कुछ कंपाउंड है वो आपस में क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। एक्लिप्स और स्कैटर्ड के मतलब याद रखिए, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि भी इसमें हम बात करेंगे कि इसकी अगर एक ग्राफ बनाएंगे एनर्जेटिक्स वाइज और डिग्री वाइज, ठीक है। जब 60 में हमने किया तो पहले क्या था कि भी हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड मिला था तो उसमें क्या था कि भी इसकी एनर्जी क्या होगी, पहले लो थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर स्कैटर्ड होगा, पहले में कौन सा आया था, पहले में जो हमारा कंपाउंड आया था दैट इज फुली स्कैटर्ड। सो स्कैटर्ड का याद रखो, जो स्कैटर्ड होगा तो उसकी एनर्जी जो थी वो लो होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या था, फुली स्कैटर्ड, फुली स्कैटर्ड आ जाएगा। स्टैगर्ड सॉरी, इसका नाम है फुली स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड है। सो जो पहला जो कंपाउंड है जब स्टैगर्ड आएगा तो इसमें एनर्जी लो होगी। सो उसमें बाद आप देखिए एनर्जी हाई है। सो एक्लिप्स में एनर्जी हाई होगी। फिर उसमें क्या था कि भी हमारा कौन सा कंपाउंड आया था, पार्शली स्कैटर्ड आया होगा। सो ये देखिए पार्शली स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड जो है उसमें जो एनर्जी लेवल लो थी। सो उसके बाद यहाँ पर आया होगा क्या कहते हैं, फुली एक्लिप्स आया होगा। ये देखिए फुली एक्लिप्स आ रही है फोर्थ पे, हमने यहाँ बना दिया। फिफ्थ में हमारा ये जो एनर्जी लो होगी तो इसमें क्या है, पार्शली स्कैटर्ड है। तो उसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा, फुली एक्लिप्स हो गया, तो इसमें एनर्जी हाई होगी। सो स्कैटर्ड में एनर्जी जो लो हो जाती है, एक्लिप्स में जो एनर्जी हाई है। सो ये एक आप जो एन ब्यूटेन का एनर्जी वाइज आप एनर्जी और डिग्री का ग्राफ बनाएंगे। सो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। सो 60 डिग्री एंगल में चेंज होने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ठीक है। सो कॉन्फर्मेशन आइसोमरिज्म ऑफ एन हेक्सेन के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें क्या है कि ये साइक्लोहेक्सेन है। सो ये मैंने साइक्लोहेक्सेन की इसको ओपन करके बना दिया। सो ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन क्या है कि भी कहता है साइक्लोहेक्सेन आफ्टर द ट्विस्टिंग, इसको किया कहता है जब हम इसको घुमाते हैं तो इसके हमें दो तरह की रोटेशन मिलती है। एक ट्विस्टेड मिलती है आफ्टर, कहता है ट्विस्टेड द रोटेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर, कहता है जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं हमें दो तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, एक हमें बोट मिलती है और चेयर मिलती है। उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने बता दी है, ये ओरिएंटेशन है, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन की ये ऊपर बनी है दोस्तों, ये गलत बनी थी। सो दो कन्फर्मेशन, जब हमने एक बार इसको ट्विस्ट किया घुमाया तो हमारी चेयर फॉर्म बनी, दूसरी बार घुमाया तो हमारी बोट फॉर्म बनी, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जब हमारी चेयर फॉर्म बनी
और एक हमारी एक बोर्ड फॉर्म बनी, किसकी बनी, ये जो हमने पढ़ रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, ये स्ट्रक्चर की, जब इसको हमने 2 बारी घुमाया। सो चेन कहता है जब चेयर फॉर्म बनेगी उसकी हाई एनर्जी होती है, और बोर्ड फॉर्म को क्या कहता है, एक रिलैक्स फॉर्म, उसकी लेस एनर्जी होती है। ठीक है, सो ये मैंने ग्राफ भी बनाया, ये देखो एनर्जी वाइज हमने चेयर और बोर्ड का बना दिया है। सो इसमें ये किसकी है, बोट और चेयर फॉर्म किसकी है, साइक्लोहेक्सेन की। सो एनर्जी वाइज हमने इसका ग्राफ बनाया। सो जब पहले हमें चेयर है, तो चेयर का मैंने बताया था कि हाई एनर्जी है, देखो हाई एनर्जी के बारे में हमने बताया। सो उसके बाद हमने बताया कि भी उसके बाद फिर कौन सी आई, हाफ चेयर। चेयर क्या होती है, उसकी हाई एनर्जी होती है, तो इसमें थोड़ी सी एनर्जी जो एज कम्पेयर टू पहले की थी उससे कम होगी। ठीक है ना। सो उसके बाद हमने बताया ट्विस्टेड बोर्ड, बोर्ड की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। सो ये क्या है, लो आई है। ठीक है, सो उसके बाद क्या है कि आगे क्या है, हाफ बोर्ड। सो बोर्ड की जो क्या आती है, उसके बाद बोर्ड जहां आएगा एनर्जी ज्यादा ही होगी, तो इसमें क्या है कि हाफ बोर्ड है, तो इसमें क्या एनर्जी मैंने यहाँ पर बना दी है इसकी। ठीक है ना, सो एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, सो उसके बाद क्या है कि बोट, फिर मतलब एनर्जी तो क्या कहते हैं हाई ही रहेगी, ये बोट आई है तो इसकी हाई ही एनर्जी रहेगी। ठीक है ना, सो आपको इतना याद रखना है कि चेयर फॉर्म होगी तो हाई एनर्जी होगी, उसके बाद हाफ चेयर है तो इसके फर्स्ट के कंपैरेटिव कम होगी। सो उसको ट्विस्ट किया, बोट आई तो बोट की जो मतलब एनर्जी कम होती तो यहाँ पर मैंने लगा दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने लगा दी है हाफ बोर्ड लगा दी, तो यहाँ पर एनर्जी आई, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे इसके कंपैरेटिव जो है ये मेरी जो है लेस थी, और उसके बाद हाई एनर्जी आती है। फिर उसके बाद जो लास्ट मेरी बनती है बोट बनती है, और बोट की क्या कहते हैं, हमने बताया था कि एनर्जी लेस ही होगी। सो देन द हाफ बोट टू द बोट, कहता बोट से हाफ है तो इसके लिए इसकी एनर्जी जो है वो लो होगी। जहां बोट आएगा तो वहां एनर्जी जो है कम ही आएगी। सो हाफ बोट है, ये देखो एनर्जी कम ही आ रही है एज कम्पेयर टू जो स्टार्टिंग में थी। ठीक है, जब चेयर फॉर्म में आ रही थी, चेयर फॉर्म तो हाई एनर्जी, फिर हाफ चेयर, फिर हाई एनर्जी, फिर उसके बाद बोट आई है तो लो एनर्जी, फिर बोट आई है, फिर लो एनर्जी, फिर उसके बाद बोट आई, हाफ बोट के बाद बोट आई है तो फिर लो एनर्जी। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा। सो ये इसकी क्या कहते हैं, जो मतलब मैंने बताया, पहले चेयर फॉर्म आई हाई एनर्जी, फिर उसके बाद एज कम्पेयर टू इसके कंपेरेटिव हाफ चेयर में क्या कहते हैं लो थी, फिर उसके बाद सारी ही लो एनर्जी ही आएगी। ठीक है ना, सो उसमें बोला है कि भाई साइक्लोहेक्सेन हैव अ 2 स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर आते कहता है 5 स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट मिलती हैं जब हमें, और इसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कहता व्हेन वी ट्विस्टेड द साइक्लोहेक्सेन इनको हम ट्विस्टेड करते हैं तो हमें चेयर और बोर्ड फॉर्म मिलती है, और ये इसका एनर्जेटिक ग्राफ है, और ये आप देख सकते हैं एनर्जेटिक ग्राफ है, और हमें 5 स्ट्रक्चर मिलती हैं, और इन 5 स्ट्रक्चर को हम इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना, सो एक हम बात करेंगे अट्रॉप आइसोमरिज्म। अट्रॉप आइसोमरिज्म हम एक इसमें लिखा है कि जब 2 बेंजीन को हम क्या कहते हैं प्लेस करते हैं इस तरह से, सो इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट। कहता है जब 2 बेंजीन को हमने लगाया तो इसको डिफिकल्टी होती है कि हम इसको रोटेट नहीं कर पाते। जैसे ए का मतलब होता है नो, और ट्रॉफ का मतलब होता है टर्न करना साइक्लिक कंपाउंड को। सो ऐसे 2 बेंजीन रिंग जिनको क्या कहते हैं हम घुमाएंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें हमने बाईफिनाइल है, ये 2 बाईफिनाइल कंपाउंड मैंने बना दिए। सो वेन एवर वी हैव टू रोटेट दिस बोथ कंपाउंड इट इज डिफिकल्ट, सो इट इज नोन एज द एट्रॉप आइसोमरिज्म। ठीक है, सो उसके बाद में एट्रॉप आइसोमरिज्म जो होता है वो एक होता है सिमेट्रिकल होता है, एक सिमेट्रिकल होता है। सो सिमेट्रिकल में बताया है कि भी क्या कहते हैं सिमेट्रिकल कैन नॉट बी, कहता है जो सिमेट्रिकल है वो ये नहीं हो सकते, एट्रॉप आइसोमरिज्म नहीं हो सकते, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल में सिर्फ एसिमेट्रिकल कंपाउंड के बारे में ही कर सकते हैं, बात कर रहे हैं। सो एसिमेट्रिकल ही जो है वो ये इसके डील करेंगे, किसकी, बाईफिनाइल कंपाउंड के बारे में इसको ही डील करेंगे। यहाँ लिखो बट द एसिमेट्रिकल देन शो द, कहता अगर कोई अट्रॉप आइसोमरिज्म एसिमेट्रिकल यही बताएंगे, एसिमेट्रिकल ही जिनकी एसिमेट्री होगी, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, सो उनके मतलब ये है, इनमें अगर सिमेट्री नहीं है, ये आपस में देखो एक तरह के जैसे नहीं है, ये अलग तरह से है, ये अलग तरह से, एसिमेट्रिकल कंपाउंड ही आपकी वो बताएंगे, अट्रॉप आइसोमरिज्म बताएंगे। ठीक है ना, तो इसको आगे इसकी कंडीशन पहले देख लेते हैं। सो कहता भी अगर ये एग्जांपल के तौर पे है कि ऑर्थो पोजीशन ऑफ द कंपाउंड देयर इज द ग्रुप अटैच टू एनी एटम। सो कहता ऑर्थो पोजीशन जो इनकी है, जो ये डाईफिनाइल कंपाउंड की, इन पे कोई ना कुछ एटम होना चाहिए। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं। सो डू नॉट शो द, इन्होंने बताया कि ये शो नहीं कर रहा अट्रॉप आइसोमरिज्म बिकॉज ऑन द ऑर्थो पोजीशन देयर इज अ हाइड्रोजन एंड देयर इज अ हाइड्रोजन एंड नॉट अ ग्रुप इज अटैच। कहता है
यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या कहते हैं हाइड्रोजन, मतलब इसमें बताया है कि भी ये एग्जाम्पल है, इसमें सिमिट्री बताई हुई है। देखो यहाँ पर दीज कंपाउंड शो द एट्रोप आइसोमरिज्म है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर कंपाउंड होना चाहिए था, यहाँ पर इस ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए था, या इस ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। इस पे दो ऑर्थो पोजीशन पे तो है, पर इस पे और इस पे नहीं है, इसलिए ये ऑटो एट्रोप आइसोमरिज्म नहीं है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। सो इसको हम बोलेंगे एट्रोप आइसोमरिज्म, ठीक है। सो दूसरी ये कंडीशन ये बता दी, यहाँ देखिए इसके ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये क्या है कि ये सारे ये हम बता सकते हैं कि एट्रोप आइसोमरिज्म है। ये दूसरी कंडीशन ये भी आ जाती है कि कहता है हम जो है नंबर टू द ऑर्थो को हम नंबर भी देंगे, ठीक है। सो एटम जो भी ऑर्थो पोजीशन पे लगे होंगे हम उसको नंबर भी देंगे। एटम ऑफ द ग्रुप्स आर ऑन द सेम। सो कहता है अगर तो क्या कहते हैं वन यहाँ पर लगे होंगे, 1 और 2 पे लगे होंगे, तो वो क्या है, ग्रुप आर नॉट द सेम, एटम और द ग्रुप आर नॉट सेम ऑन द पोजीशन। कहता है 1 और 2 पे सेम नहीं होंगे। यहाँ देखिए 1 और 2 और 3 और 4। कहता 1 और यहाँ पर मैंने बताया भी हुआ है, आप यहाँ पर देखिए 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। 1 और 2 पे एटम और द ग्रुप आर नॉट एट द सेम पोजीशन। सो 1, अगर आप इसको देखिए कि 1 और 3 के सेम होने चाहिए, 2 और 4 के सेम होने चाहिए, 1 और 2 के सेम नहीं होने चाहिए, और 3 और 4 के सेम नहीं होने चाहिए कोई भी, ठीक है। कहता अगर 1 और 3 पे सेम होंगे, एटम लगे होंगे तो ओके, 2 और 4 पे सेम लगे होंगे तो ओके, ठीक है ना। तो अगर 1 और 2 3 और 4 सेम होंगे तो नॉट ओके, ठीक है ना। ये है एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। सो जैसे ये बताया, ये कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ये देखिए अब 1 और 2 पे मैंने बोला था क्या होने चाहिए, सेम नहीं, 1 और 2 पे सेम, और 3 और 4 पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 और 2 पे जो है सेम नहीं है, एटम और द ग्रुप ऑन द पोजीशन नंबर आर नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट अप्लाइड, ठीक है। ये 1 और 2 पे सेम नहीं है, सो ये नहीं अप्लाई। 1 और 3 के सेम होने चाहिए, और 3 और 4 के सेम होने चाहिए, मतलब 1 इसके साथ ये सेम होने चाहिए, ये सारे सेम होने चाहिए 3 और 4 का, देन ओके, ठीक है। अब आगे एग्जांपल में बताते हैं। ये देखिए 1 और 2 पे सेम लगे हुए हैं, तो ये क्या कहते हैं, ये जो है ये एट्रोप आइसोमरिज्म है। 3 और 4 का भी मैंने आपको बोला था कि क्या कहते हैं सेम होने चाहिए, सो इसलिए यहाँ पर कंडीशन फेल हो जाती है, सो ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है, सो ये एट्रोप आइसोमरिज्म नहीं है, ठीक है। मतलब 1 ये भी सेम होने चाहिए, और क्या कहते ये 3 और 4 का भी सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कहता है आइसोमरिज्म ऑफ द गिव द सेम नेचर ऑफ द आइसोमरिज्म। सिस कहता है जो हम सिस पढ़ रहे थे, वो सिस जो कंपाउंड है वो सिस ही देनी चाहिए, तो ठीक है। ट्रांस आइसोमरिज्म, ट्रांस कंपाउंड जो होंगे वो ट्रांस ही आइसोमरिज्म शो करें, उसे बोलते हैं हम स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का होता है सेम, मतलब जो कंपाउंड हम नॉर्मली ज्योमेट्री आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे कि सिस सिस ही दे, ट्रांस ट्रांस ही दे, ठीक है ना। उनका प्रोडक्ट जो वो भी सेम होनी चाहिए। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में कि भी जो सिस जो है एक कंपाउंड है, वो नंबर ऑफ सिस कंपाउंड दे रहा है 100% अपने, ज़्यादा मतलब ज़्यादा दे रहा है, सिस कंपाउंड जो ज़्यादा दे रहा है, तो उसे बोलते हैं सिलेक्टिव, कि वो सिलेक्टिव है उसका, ठीक है ना। सो ये था दोस्तों आज का स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सिलेक्टिव, हमने ये सारा किया। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म ऑफ एन साइक्लोहेक्सेन की पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी जो डायग्राम है या एनर्जी वाइज जो एंगल है, और दूसरे का जो एनर्जी वाइज जो इसकी एंगल ऑफ रोटेशंस के बारे में जो इसके ग्राफ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आज हमारा इसका चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, सो आप पढ़ें, ठीक है। सो इसके बारे में डेफिनेशन में ज्योमेट्रिकल का क्या होते हैं, ठीक है। अब देखें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड इन एनी टॉपिक, not even a mystery but in any subject, you can comment me on the comment section. We will discuss the about the new topics in our new videos. So thank you for watching my videos. Thank you very much.